दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं युवा प्रेरणा। आधुनिक पत्रकारिता के बीच युवा पत्रकार की पत्रकारिता और उसकी कार्यशैली कितनी प्रासंगिक है, आइए इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है एक युवा पत्रकार श्री शुभम सिंह बघेल जी। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वर्तमान पत्रकारिता के बीच युवा पत्रकार यानी आप कितना सहज महसूस करते हैं? युवा पीढ़ी का तो पत्रकारिता में पहले से भी और हमेशा से योगदान रहा है और मैंने शुरुआत पत्रिका से की थी और पत्रिका मेरे लिए पाठशाला रही है और ये मेरे लिए बस ही नहीं, उन सभी लोगों के लिए पाठशाला है जो एक मिशन को लेके पत्रकारिता में आते हैं। उन सभी के लिए पत्रिका एक पाठशाला की तरह है और इसी तरह मैंने शुरुआत की और पत्रिका ने काफ़ी मुझे ग्रोथ दिया और आज इस मुकाम पे। शुभम जी, शुरुआत से लेकर आज बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और निश्चित रूप से इतने कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जब अखबार शुरू किया, पत्रिका पे आया तो मैं मिशन को लेके आया था। मेरा उद्देश्य था कि मैं कुछ करूँगा। एक्चुअल में मैंने पढ़ाई पूरे कंप्यूटर साइंस से की। मेरा यूजी और मास्टर डिग्री पूरा कंप्यूटर साइंस से था। जब मैं पत्रिका में आया या पत्रकारिता में आया, शुरुआत किया तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हुए। परिवार के कुछ सदस्यों की नाराज़गी भी रही कि आप इस पत्रकारिता की फील्ड में जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं झगड़ के इस लाइन में आया और उद्देश्य था मेरा कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, समाज के लिए कुछ करूँगा या सोसाइटी के लिए कुछ बदलाव में अपना योगदान दे सकूँगा। तो तब से मैंने शुरुआत की, 2011 से शुरुआत की थी और 2012 में मैं पत्रिका में आ गया था। पत्रिका ने मुझे लगातार बेहतर काम करने का मौका दिया। कई मुद्दों पे मैंने काम किया। यहाँ पे जैसे आदिवासी अंचल पे दगना कुप्रथा ज़्यादा थी, बच्चों को यहाँ गर्म लोहे से दाग दिया जाता था, लगातार बच्चों की मौत हो रही थी। तो काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। जब इसमें ग्राउंड रिपोर्ट हमने की तो बहुत भयावह स्थिति सामने आई। बाद में इसमें बड़े इम्पैक्ट भी हुए हैं। निश्चित रूप से शुभम जी, ट्राइबल बाहुल्य पूरा संभाग है और उसमें दागने जैसी प्रथा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया और आपके व्यक्तिगत जीवन से उसको जोड़ा जा रहा था और उस पर एक प्रशासन ने भी एक अच्छे कहीं ना कहीं उस पर आके काम किया और एक अच्छे रूप में उसका रिजल्ट देखने को मिला। काफ़ी इस हद तक दागने जैसी प्रथा पर अंकुश लगे। उसके अलावा भी आपके नज़र में इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे मुहिम के तौर पर काम करने जैसी चीज़ बची हुई है? जी हाँ, अभी पूरे आदिवासी अंचल की बात करूँ तो कुपोषण एक बड़ी समस्या है। कुपोषण के कुचक्र में यहाँ संभाग में अकेले 20,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण की चपेट में हैं। मुझे लगता है कि उनके बेहतर के लिए, उनके सुधार के लिए कुछ काम करना चाहिए। सोम जी, सबसे बड़ी बात निकल के आती है जो अपन वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं वर्तमान पत्रकारिता को लेकर समाज थोड़ा सा आहत रहता है। क्या वजह है? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो एक लोगों की हमसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। कई बार हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सकारात्मक है, कई बार नकारात्मक हैं अपेक्षाएं उनकी। तो हर उनकी अपेक्षाओं पे संभव नहीं हो पाती। तो कई बार ऐसी होती है कि नाराज़गी की स्थिति बनती है। हालांकि जब हमारा उद्देश्य सही है तो जब ईश्वर ही साथ देता है तो जनता तो साथ देगी ही। बिल्कुल। सोम जी, एक चीज़ और निकल के आती है कि जब हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की बात करते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। पत्रकारिता में काफ़ी हद तक स्वतंत्रताएं हैं, हम चौथे स्तंभ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निकल के आती हैं, उस पर लगातार काम भी होते हैं। लेकिन एक अंकुश की अगर बात करें अपन तो हर चीज़ पे कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ पर अंकुश नहीं रहता तो वो निरंकुशता की ओर चला जाता है। अगर बात करें अपन निर्वाचन आयोग की, देखें आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए। जो पहले हुआ करते थे, जितने भी लोगों की सोच रहा करती थी कि ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, बिल्कुल विलगाम हो गई है निर्वाचन जैसी व्यवस्था, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार। ऐसा नहीं लगता कि चौथे स्तंभ और पत्रकारिता को लेकर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा बेहतर कानून की आवश्यकता है? जी, बेहतर इसको लेके प्रयास भी होना चाहिए और सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। सरकार के प्रयास तो लगातार जारी हैं, लेकिन पत्रकारों के ऊपर जब भी सरकार कोई काम करने की बात ये तो करती नहीं है, जब करती है तो ऐसा लगता है जैसे पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इस बीच में फिर कैसे इस चीज़ को देखा जाए?
देखिए, इसको लेके पत्रकारों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और समय समय पे इस आवाज़ को उठाए, और वो जनता का भी इसमें सहयोग ले कि जब जनता के लिए पत्रकार एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, समाज में हो या किसी भी व्यवस्था में हो, तो पत्रकार की एक बड़ी भूमिका है। तो हर तरीक़ों से मदद लेनी चाहिए कि जब आखिर पत्रकार की बात आती है तो उसके लिए भी लोग शामिल रहें। बिल्कुल। सिंह साहब, पत्रकारिता निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व का क्षेत्र है, चाहे वो जनता का हो, चाहे वो उसकी आवाज़ को उठाने का हो, चाहे वो समस्याओं को लेकर हो, चाहे मुद्दा को लेकर हो। ट्राइबल बाहुल संभाग में आपको क्या लगता है कि क्योंकि पत्रकारिता एक समूह है, संगठन है, अपने आप एक संगठन है, कितने बेहतर तरीके से और प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है? देखिए, आदिवासी अंचल जो है वो तो अभी शहडोल संभाग की बात करें तो पहले से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जितनी भी शासन की योजनाएं आ रही हैं तो जितना आ रहा है, लेकिन उस मैदानी हकीकत उतना एकदम अलग है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हर वर्ग को फोकस करने की ज़रूरत है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका वो आदिवासी समुदाय तक उसका लाभ मिल जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर काम करना है, अधिकारी भी आते हैं कि वो एक हीन भावना के साथ देखते हैं कि शहडोल में कोई काम करने का अवसर नहीं है, लेकिन शहडोल में बहुत सारे काम करने के अवसर हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अगर जिन पे हम काम करें तो लोगों को राहत मिल सकती है। सिंह साहब, एक चीज़ और निकल के आती है इन्हीं में से कि सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, रोज़गार की काफ़ी समस्याएं होती हैं। ये इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो भी मिला सरकार के द्वारा ही इस क्षेत्र को मिल पाता है। प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसका क्या कारण है? सबसे पहले इसकी मुख्य वजह है कि वो जनप्रतिनिधियों का कमज़ोर नेतृत्व है। हमारे यहाँ ऐसे कोई भी कद्दावर नेता नहीं है जो दिल्ली या भोपाल स्तर तक बड़े स्तर पर क्षेत्र का नेतृत्व कर जी बिल्कुल। जैसे अगर पिछले अपन दशकों की बात करें तो दलबीर सिंह की यदि बात करें, उनके बाद कुछ और नेता हुए जो बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया। ऐसे कई कद्दावर नेता थे जिनका बड़ा योगदान था, लेकिन ये आप लगभग एक दशक से देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो हमारे मुद्दों को या जनता की समस्याओं को दिल्ली तक पहुँचा सके। वो पेट्रोल पे लड़ लेंगे, डीजल पे लड़ लेंगे, लोकल मुद्दों पे लड़ लेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पे जरूर बात करेंगे, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं उन पर वो कभी आगे नहीं आना चाहते हैं कि क्षेत्र की समस्या क्या है, जनता की समस्या क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे लंबे एक दशक से शहडोल की जनता शहडोल से नागपुर तक सीधी ट्रेन की मांग को लेके प्रयास कर रही है, लेकिन इसको लेके जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ पत्राचार किया, चिट्ठी पत्री से काम चला रहे हैं। जी। आपने रेलवे की बात की तो काफ़ी दिनों से अगर सांसद की बात करें, अपन कुछ विधायकों की बात करें तो पत्राचार पर ही रेलगाड़ी चल रही है, अभी तक वास्तविक वो गाड़ी चल नहीं पा रही है। क्या लगता है कि हमारा नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया है या ऊपर वाले हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको तवज्जो नहीं दे रहे? बिल्कुल, ये कमज़ोर नेतृत्व की वजह इसकी बड़ी वजह कमज़ोर नेतृत्व ये है कि हम सिर्फ चिट्ठी पत्री से काम चला रहे हैं, और जो हमें कभी ऐसा जनता की आवाज़ से लड़ना चाहिए हमें कि भाई ये क्षेत्र की जनता के मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। लोगों को नागपुर तक जाने के लिए पहले तो उसे प्राइवेट अरेंजमेंट करना पड़ता है कि वो प्राइवेट अरेंजमेंट करके किसी तरह नागपुर तक पहुंचे, फिर उसके बाद जो इलाज में खर्च होता है। तो गरीब जनता तो नागपुर जाने तक पहले सोचती है कि वो कैसे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभम जी, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है इस क्षेत्र के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों क्या गुंजाइश है? अब इसमें सुधार की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। आप शिक्षा पे ले लीजिए, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो शाला त्यागी बच्चे हैं, हमें उन बच्चों को जोड़ना चाहिए। आदिवासी बाहुल क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल गए ही नहीं हैं। हमें उनको एटलीस्ट अगर समाज में सुधार लाना है तो हम शिक्षित करके ही सुधार ला सकते हैं। शिक्षा का स्तर जैसे बढ़ेगा वैसे हमारी नींव मजबूत होगी। शिक्षा के बीच तकनीकी शिक्षा को कितना महत्व देना चाहिए? तकनीकी शिक्षा आने वाले समय के लिए और अभी के लिए तकनीकी शिक्षा का महत्व तो है, और तकनीकी शिक्षा को महत्व देना ज़रूरी है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी सिर्फ हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है और ITI पहले से रहा है, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इन चीज़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो यहाँ से प्रशिक्षित होकर शिक्षित होकर जो युवा कहीं ना कहीं वो बाहर ही निकल के जाता है और वहाँ कैंपस की तलाश करता है, नौकरी की तलाश करता है। इस बीच में आपको नहीं लगता कि उद्योग धंधों को लेकर भी एक स्थापना की एक पहल होनी चाहिए?
बिल्कुल, हमारे शेड्यूल पे उद्योग 3 से 4 उद्योग ही हैं जो स्थापित हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में लगभग 8 से 10 बड़े उद्योग भी लग सकते हैं। सबसे ज़्यादा वनोपज है यहाँ पे, हर्रा है या तो चिरौंजी है, महुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इन पे वनोपज पे आधारित कोई उद्योग लगे तो बिल्कुल लोगों को रोज़गार मिलेगा ही, साथ ही ग्रामीणों के भी जो है वो आर्थिक सशक्त होंगे। ऐसा भी नहीं कि क्षेत्र में रोजगार ना हो। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रिलायंस हो, अल्ट्राटेक है या ओपीएम है, इनके जैसे और छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, लेकिन उसके बाद भी जो स्थानीय बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार नहीं मिल पाया। क्या उनकी प्राथमिकता नहीं थी या हमने लड़ाई करके उसको प्राप्त करने में असफल रहे? देखिए, साफ शब्दों में कहूँ तो जो लोग थे वो अपने लोगों बस को उन उद्योगों में जगह दिला दी। बिल्कुल। लेकिन जो आम जनता है, आदिवासी वर्ग है, अब और समाज का अलग अलग वर्ग है, वो शिक्षित भी है, लेकिन उसे नौकरी के लिए 10वां चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो आवेदन दे के आता है, वो शिक्षित होने के बाद भी भटकता रहता है। बाद में उसके पास अंततः ऑप्शन रहता है कि वो पुणे, बेंगलोर या बाकी महानगरों की तरह उड़ जाता है और वहाँ पे वो 20 से 25 हज़ार रुपये की ही नौकरी करता है। हर वर्ग चाहता है कि वो अपने क्षेत्र में अपने घर पे रह के नौकरी कर सकें, लेकिन उद्योग, पहले तो उद्योगों की संख्या बढ़नी चाहिए। यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए प्रयास होने चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उनका उपयोग हो रहा है, लेकिन उसमें से हमारे जो यहाँ का जो यूथ है, हमारे यहाँ का जो बेरोजगार है, वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। हम कोयलांचल की बात करें, हम गैस की बात करें, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे में लगता है कि या तो सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, या तो जो निवेश कर रहे हैं उनका कोई पहले से स्ट्रेटजी नहीं है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। इसके बाद ही अगर अपन उद्योग धंधों की बात करते हैं शुभम जी, तो आपने जैसे कहा कि वनोपज पर काफ़ी अच्छा हो सकता है और लगातार सरकार की इसमें योजनाएं भी हैं, वन विभाग लगातार इस पर काम भी कर रहा है, लेकिन वो धरातल पर वो चीज़ें दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। उसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, यदि कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो व्यक्तिगत तौर पर वो कुछ करने की कोशिश करता है। नेतृत्व के क्षेत्र में, जैसा कि हमने पिछली बात की कि नेताओं के क्षेत्र में या प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप जैसे जो यूथ जर्नलिस्ट है या यूथ पत्रकार है, उसको आगे आके भी इसमें कुछ पहल करनी चाहिए? देखिए, यूथ तो कोशिश है अपने स्तर से, हर बार कोशिश करता है। अधिकारी भी कई बार अच्छे अधिकारी हैं तो वो कोशिश करते हैं, वो भी कुछ नवाचार करने का प्रयास करते हैं, वो भी फाइलें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है कि सरकार की कोई ऐसी नीति ही नहीं है या जनप्रतिनिधियों को कोई ऐसा प्रयास ही नहीं रहता है, तो वो धरातल पर नहीं उतर पाता है। यहाँ पे आप तेंदुपत्ता पे फोकस करेंगे, सिर्फ वनोपज का एक हिस्सा है तेंदुपत्ता, तो वो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार है यहाँ पे, हर साल का कारोबार है। महुआ पे भी ऐसे करोड़ों का है, लगभग 1 करोड़ रुपए तक का उसका पहुँच जाता है महुआ का। तो अगर इन्हीं पे आधारित कोई उद्योगों के लिए सरकार की कोई नीति हो या कोई पॉलिसी तैयार हो यहाँ उद्योग लगाने के लिए, आप कई बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को यहाँ पे ला के स्थापित करें, तो बिल्कुल ही यहाँ युवाओं को रोजगार से जोड़ना कोई बड़ी बात है। बिल्कुल शुभम जी, आखिर इनको लाए कौन, इनको जो है ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित कौन करे, ये बड़ी समस्या है। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं विराट भूमि, शुभम जी एक चीज़ और निकल के आती है कि हम जब विराट भूरा की बात करते हैं तो यहाँ पे भूमिगत रूप से ज़मीनों को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है और देख रहे हैं कि शहर सिकुड़ता जा रहा है, अतिक्रमण के चपेट में पूरा नगर है। भूमाफिया किस तरीके चुनते जा रहे हैं पूरे ज़मीन को। तालाबों की बात करें, नदी नालों की बात करें, सब एकदम स्वाहा हो रहे हैं। तो इस बीच में आपको क्या लगता है कि प्रशासन का रुख कैसा होना चाहिए, या इसके लिए फिर नगर के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को आने की आवश्यकता है? इसमें तो सामूहिक भागीदारी की ज़रूरत है। जी जी। जनता को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को आगे आना होगा, क्योंकि संसाधनों का उपयोग तो पर्याप्त हो रहा है। कोयलांचल क्षेत्र है, आप देखिए कि कम से कम शहडोल संभाग में 30 से ज़्यादा खदानें हैं CCL की, जहाँ से अकूट कोयले का भंडार है। अभी नई खदानें खोलने की तैयारी चल रही है। और आप बात करें शहर सिकुड़ रहा है, तो उसको लेके अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, उसमें सख्ती दिखानी चाहिए। कई जगहों पे तो ऐसा हो रहा है कि प्लॉटिंग हो रही है, जो एक समुदाय विशेष हैं जिनकी ज़मीनों को नहीं बेचा जा सकता है, उनकी ज़मीनों का भी सौदा हो रहा है। उनका जो आदिवासी वर्ग है, उनकी ज़मीनों का सौदा इस तरीके का हो रहा है कि आदिवासी से आदिवासी वर्ग खरीद सकता है, लेकिन उसे बीच में के बिचौलिया आके खरीदते हैं और वो सौदा करते हैं। तो जो एक्चुअल लाभ मिलना है वो आदिवासी वर्ग को भी नहीं मिल पाता है। तो इसमें एक विशेष प्रयास की ज़रूरत है।
एक अंतिम सवाल है, संभागीय मुख्यालय है, आप देखने में आता है कि बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं विकास ना होने की वजह से, या कि जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने की वजह से। अभी हाल ही हमने देखा है कि गड्ढे पर जाके एक युवा जो है समा जाता है और तकरीबन वो गड्ढा दशक भर से वो गड्ढा वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा और मतलब एक काल का ग्रास बनता जा रहा है। ऐसे में नहीं लगता कि नगर का विकास जो अपने आप में विकास के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो जनप्रतिनिधियों की बात करें या तो प्रशासन की बात करें, आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है इन चीज़ों के लिए? इसमें तो नगरीय प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप देखेंगे कि कई बड़े प्रोजेक्ट जो शहडोल के हैं, नगर से जुड़े हुए हैं, नगर विकास से जुड़े हुए हैं, वो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का देखिए, ये मुद्दा बड़ा हुआ है। आप ट्रेंचिंग ग्राउंड का मुद्दा देखें, वो भी अभी अटका हुआ है, जबकि ये बुनियादी सुविधाएं हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड ना होने की वजह से शहर से सटे हुए गांव पे सीधे कचरा डंप कर दिया जाता है, वो लोगों के घरों तक पहुंचता है और बीमारियों का खतरा रहता है। तो जो शहर से जुड़े हुए, नगर से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं, उनमें तो काम करना चाहिए, लेकिन अभी लंबे समय से वो अधर में लटके हुए हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, एक प्रभावी तौर पर अपनी मांग रखनी होगी, तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। शुभम जी, ये तो मुद्दे थे और हम बात कर रहे थे चहुमुख जो कि विकास की हो अथवा जो विकास के लटके हुए जो मुद्दे हैं। वर्तमान जो यूथ पत्रकार है, युवा पत्रकार है, वो चकाचौंध की दुनिया में आके वास्तविक पत्रकारिता के मूल आधार से भटक जाता है, उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, पत्रकारिता की शुरुआत तो मिशन आधारित होनी चाहिए। जब वो एक मिशन लेके आएगा, एक उद्देश्य लेके आएगा कि मुझे करना क्या है। अभी अमूमन यूथ जो आता है पत्रकारिता क्षेत्र में, वो आके यहाँ ग्लैमर में फंस जाता है। उसे लगता है, शुरुआत में आता है तो लगता है कि ग्लैमर के बीच रहेगा, लेकिन बाद में जब वो अखबार में उस हिसाब से उसे नहीं मिल पाता है तो वो हताश होने लगता है कि मैं इसलिए आया हुआ था अखबार में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मिशन आधारित है तो वो लंबी रेस के लिए अगर हमें चलना है तो मिशन आधारित होनी चाहिए पत्रकारिता आपकी। और युवाओं के लिए भी ये मैं कहूँगा कि जो युवा पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं, उनका एक उद्देश्य साफ सुथरा रहे कि मुझे समाज में ये करना है, मुझे समाज में ये बदलाव लाना है। क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं। कई लोग कहते थे कि भोपाल पे पत्रकारिता करिए या और जगहों पे पत्रकारिता करिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जिन मुद्दों पे हम काम कर सकते हैं, वो मुद्दे वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। वहाँ के मुद्दे, अपने बड़े मुद्दे वहाँ के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो मैदानी हकीकत है, जो मैदानी मुद्दे हैं, उन पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, कहते हैं कि आज का युवा कल का भारत, पर जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि वाकई आज का पत्रकार कहीं ना कहीं कल का एक बड़ा पत्रकार बन सकता है और उसके अपने एक उद्देश्य हो सकते हैं। और पत्रकारिता एक पैशन है, ना कि पेशा। और इसी विषय पर हमसे बातचीत कर रहे थे जिन्होंने ज़मीनी स्तर से लेकर आज एक बड़ी उपलब्धि के साथ लोगों के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं और एक अच्छी खासी पहचान के साथ लोगों के हित के लिए काम करते आ रहे हैं। ऐसे ही यूथ पत्रकार शुभम जी हमारे साथ थे। शुभम जी, हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे खूब प्रगति करें। थैंक यू। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव का दांतों का अस्पताल स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक शहडोल। दांतों से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का इलाज सिर्फ स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक में। हर मरीज पर विशेष ध्यान अपने बल के साथ इलाज किया जाता है। चेंज योर स्माइल विद अस। अपने चेहरे की मुस्कान को वापस पाएं। स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक, नियर झूला पुल, गायत्री मंदिर रोड, शहडोल।